हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आपकी सीटेट की तैयारी। मैं स्मिता एक बार फिर से शिक्षा सिंधु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम कर रहे हैं सीटेट की तैयारी। और सीटेट की तैयारी में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गणित के क्वेश्चन को सॉल्व। किस दिन के? 24 दिसंबर के। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम जो हुआ था 2021 में, ऑनलाइन एग्ज़ाम, दिसंबर से लेकर जनवरी तक यानी 23 दिन तक जो एग्ज़ाम चला था, उसके 24 दिसंबर 2021 के क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सीटेट 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो जल्दी से कर ले। और उसकी तैयारी के लिए जुड़े रहें शिक्षा सिंधु के साथ। पहले से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों को भी जोड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा 23 दिन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर। आप बहुत जगह क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जगह आंसर देखते हैं, कई बच्चे बुक से पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि अगर किसी गाइड से आप पढ़ते हैं, किसी ऐसे जगह से पढ़ते हैं, तो क्या होता है, वो आंसर जो रहता है वो गलत रहता है और आपके दिमाग में वो गलत आंसर बैठ जाता है। तो शिक्षा सिंधु पे आपको हर एक आंसर वही मिलेगा जो कि सीटेट ने ऑफिशियली अपने आंसर की में आंसर जारी किया था। वो आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 23 दिन के सभी पेपर का। 16 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज कर रहे हैं 24 दिसंबर के गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व। तो जुड़े रहें शिक्षा सिंधु के साथ, करते रहें सीटेट 2022 की तैयारी। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, गणित से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके 15 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन। बहुत सारे दोस्तों को पेडागोजी समझ में नहीं आता है, कई दोस्तों को गणित के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो चलिए आज समझते हैं गणित के पेडागोजी को। तो दोस्तों, आप चाहें तो साथ में कोई कॉपी ले ले, पेन ले ले और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, ताकि आप भी देख पाएँ कि आप कितने क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और आपका कितना आंसर सही हो पा रहा है। यह भी एक तैयारी का बहुत बढ़िया तरीका है। तो दोस्तों चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 46वें क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। और आप चाहें तो शिक्षा सिंधु का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लास का लिंक मिल जाता है। साथ ही कोई भी इंपॉर्टेंट PDF नोट्स वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। साथ ही आप शिक्षा सिंधु को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि कक्षा 5 में गणित के अध्यापक, जिनका नाम है श्रीमान जैकब, ने अपने विद्यार्थी को निम्नलिखित 2 शाब्दिक समस्याएं दी। यानी एक टीचर अपने क्लास में 2 वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन अपने बच्चों को दिए। क्या दिए? पहला क्वेश्चन दिए उन्होंने कि 15 संतरे यानी 15 ऑरेंजेस को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है। यानी 15 ऑरेंज है, उसे 3 पंक्तियों में रखना चाह रहा है। ये था पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि 15 संतरों को कमल 3 पंक्तियों में इस तरह रखना चाह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में क्या हो, 5-5 संतरे प्रत्येक पंक्ति में हो, ऐसे रखना चाह रहा है। ये है क्या? ये है दूसरा प्रश्न। अब दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहला कथन क्या है कि 2 समान शब्द समस्याओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों को हल करने के लिए भाग की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इन दोनों को हल करने के लिए हमने क्या किया, 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, यही एक, और या फिर 15 को 5 से डिवाइड किया, यही एक हल था इसका। लेकिन क्या जरूरी नहीं है इसे ऐसे प्रस्तुत करना 2 तरीके से? और दूसरा ऑप्शन है कि अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप की उप प्रारूप की स्पष्टता है। तो दोस्तों, ये रहा इसका सही आंसर। यहाँ पे टीचर 2 प्रश्न दे रहा है और देखिए दोनों प्रश्न एकदम एक समान है। 15 को 3 भाग में बांट रहा है और फिर 15 को 5-5 के भाग में बांट रहा है, यानी 3 भाग में बांट रहा है। दोनों तो एक ही समान के क्वेश्चन ले, लेकिन टीचर क्या कर रहा है, उसको अलग अलग तरीके से बता रहा है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है। दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित है, ऐसा नहीं है। न ही अध्यापक विद्यार्थियों को 3 और 5 की गुणन सारणी या फिर पहाड़े
याद करवाना या सिखवाना चाह रहा है। दोस्तों मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि कहीं भी क्वेश्चन में याद करना दिखे, कहीं भी केवल ओनली लिखा हुआ दिखे, कहीं भी लेक्चर दिखा हुआ दिखे कि आप टीचर बच्चों को कुछ बता रहा है, टीचर बच्चे चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, तो ज़्यादातर ऐसे ऑप्शन जो रहते हैं वो गलत रहते हैं। टेलीग्राम पे मैं आप सभी के साथ एक कुछ नोट्स शेयर कर दूंगी जिसमें लिखा रहेगा कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादातर 50% से ज़्यादा चांस है कि गलत रहते हैं। वैसे एक बार फिर हो सके तो याद दिला दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। यानी कौन सा फंडामेंटल संख्यात्मक कौशल जो होता है उसकी वृद्धि के लिए शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। तो दोस्तों हस्त कौशल का सामग्री का उपयोग करना एक शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। कहानी, कविताओं और खेलों का उपयोग करना भी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। और मातृभाषा में निर्देश देना यानी जो भाषा बच्चे समझते हैं, जो भाषा बच्चे बोलते हैं उसमें बच्चों को कुछ भी डायरेक्शन देना, ये भी एक शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। ये तीनों एक शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। अगर नहीं जानते हैं तो आज याद रख लें। लेकिन संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग करना संख्यात्मक कौशल की वृद्धि के लिए कोई भी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। हमें क्या ढूंढना था, हमें नहीं वाला आंसर ढूंढना था। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है देखिए कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा से परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। यानी अलग अलग तरह की आकृतियों की अवधारणा जो होती है उससे बच्चे का परिचय कराने के लिए सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप कौन सा होगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हो सकता है इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन हो, लेकिन जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मैं पहला ही ऑप्शन देखते समझ गई कि ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बच्चे को अपने अनुभव को साझा करने का मौका दिया जा रहा है। एक सेंटेंस आपको याद होगा, मैं बार बार बोलती हूँ, लर्निंग बाय डूइंग। कहीं भी आपको लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना दिख जाए, बच्चे अगर कुछ करके सीख रहे हैं, हमेशा उस आंसर को बिल्कुल सही आंसर मान के चलिए। वैसे चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं कि छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए। यानी आप एक चार्ट बना लें और उस पर बच्चों को इन चित्रों को दिखाएं, तो उसमें क्या होगा, बच्चे बैठ के देखेंगे, समझेंगे, लेकिन बच्चे अपने अनुभव नहीं शेयर कर पाएंगे। अगला है शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर एक एक कर उनका परिचय देना। ये भी कुछ इसी प्रकार का है ये दोनों। और बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा देना, ये तो बिल्कुल नहीं करना। बच्चे को ना ही रट्टा मरवाना है, ना ही डेफिनेशन देना है किसी भी चीज़ का। हमें क्या करना चाहिए, अब आप भी समझ गए होंगे कि क्यों ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। क्योंकि इस ऑप्शन में क्या हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, बच्चे करके सीख रहे हैं, बच्चे अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा चरण, कौन सा सोपान समस्या समाधान जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें शामिल नहीं है। यानी इसमें भी हमें क्या करना है, गलत आंसर ढूंढना है। और गलत आंसर आपको सबसे पहले दिख जाएगा क्या, अविवेकी, अविवेचित कलन विधि का विकास करना। यानी अनरीजनेबल जिसे कहते हैं, इस तरह की कलन विधि का विकास करना, ये क्या होगा, ये नहीं शामिल होगा समस्या समाधान में। तो याद रखिए समस्या समाधान में कौन कौन सा चरण शामिल है। सबसे पहले योजना बनाना, उसके बाद उत्तर या फिर परिमाण जो आता है उसका प्रतिपादन करना, और फिर समस्या का स्पष्टीकरण करना। ये तीनों है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सोपान। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन जो है यहीं पे रीजनेबल या फिर रीजनेबल कलन विधि की बात होती तो शायद सोचने वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अविवेकी, अविवेचित कलन विधि, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। इंग्लिश में भी देख लें, ये तीनों होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप। बाकी पहला ऑप्शन इसका गलत आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि राधा के पास 450 रुपये और शीना के पास 550 रुपये हैं। शीना के पास राधा की अपेक्षा कितना अधिक धन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना क्या है, शीना के पास राधा से कितना अधिक धन है। तो शीना के पास है 550 और राधा के पास है
450। सीना के पास निकालना है कितना अधिक है, तो क्या करेंगे 550 में से हम लोग 450 को माइनस कर देंगे। एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया, यानी ये जो समस्या यहाँ पे लिखी गई है ये एक बच्चे को दिया गया, तो बच्चा क्या करता है, देखिए वो 450 में क्या करता है, ऐड कर देता है 550 को, तो इस विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या होगा? आपको क्या लगता है कि बच्चा माइनस करने की जगह पे यहाँ पे जोड़ क्यों कर दिया? तो पहला ऑप्शन है कि बच्चे में पढ़ने की कौशल की कमी है। तो दोस्तों पढ़ने की कौशल की कमी रहती तो बच्चा इतना भी नहीं समझ पाता, यानी ये ऑप्शन नहीं है। और हमेशा याद रखें, कभी भी बच्चे में पढ़ने की कौशल की कमी नहीं होती है, कभी भी आपको बच्चे में कमी नहीं निकालनी है। सबसे पहला ये पॉइंट माइंड में रख के चले कि कभी भी बच्चे गलत नहीं होंगे, कभी भी बच्चे की गलती नहीं होगी, कभी भी बच्चा फेल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पढ़ने की कौशल में कमी, बच्चे में कमी हो ही नहीं सकती है। बच्चा समझता है कि 550 रुपये में से 450 रुपये को नहीं घटाया जा सकता। बच्चा ऐसा भी नहीं समझ रहा है कि नहीं घटाया जा सकता। और फिर आगे लिखा हुआ है कि बच्चा संख्याओं के योग की कलन विधि नहीं जानता। अगर योग की कलन विधि नहीं जानता तो शायद बच्चा यहाँ पे योग करने की कोशिश नहीं करता। आगे क्या लिखा हुआ है कि बच्चे ने अधिक शब्द को योग के से संबंधित किया है, यानी यहाँ पे जो शब्द लिखा है अधिक, इसके बारे में बच्चे ने क्या सोच लिया कि जोड़ करना है। यहाँ पे अधिक की बात हो रही है, मोर की बात हो रही है, तो इसका मतलब बच्चे ने लगा लिया कि जोड़ना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ध्यान रखें, बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं, बच्चे हमेशा सही रहते हैं। ये एक पॉइंट हमेशा अपने माइंड में रखिए अगर आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और पेडागोजी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों की मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है? यानी स्थानीय मान जो होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा या फिर यूनिट, टेंस, 100, ऐसे स्थानीय मान जो होता है उसकी अवधारणा को प्रस्तुत करने से पहले क्या किया जा रहा है, छात्रों को मूर्त सामग्री की गिनती और सामूहिकरण क्रियाकलाप कराया जा रहा है। यानी हो सकता है कि बच्चे को कुछ कंचे दे दिए गए हैं, उसे गिनने को कहा गया है, रंग बिरंग के बॉल दिए गए हैं, उन्हें गिनने को कहा गया है, और रेड बॉल को अलग, ब्लू बॉल को अलग रखने के लिए कहा गया है। ऐसे समूह बनाने के लिए, उनकी गिनती करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार का क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है? छात्रों में उत्तम प्रेरक कौशल को सुधार करना, यह दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करेगी, यह दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता करेगी, या फिर यह स्थानीय मान प्रणाली में सामूहिकरण और विनिमय को समझने में मदद करेगी। दोस्तों इसका सबसे सही क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 कि स्थानीय मान जब पढ़ाने से पहले अगर बच्चे से ये करवाया गया तो आगे चल के स्थानीय मान प्रणाली में बच्चे समूहीकरण समझ पाएंगे, विनिमय को समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में। दोस्तों क्वेश्चन है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यानी किसी भी दो पूर्ण संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक पूर्ण संख्या ही होगा। तो यह योग क्या कहलाता है? तो हमेशा याद रखें, इसे कहते हैं कौन सा गुण? संवरक गुण इसे कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप पढ़े होंगे तो बढ़िया है, नहीं पढ़े हैं तो समझ जाइए आज की क्लोजर गुण क्या होता है, संवरक गुण क्या होता है। यहाँ देखिए इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। ये होता है सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर, यानी किसी भी दो होल नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा एक होल नंबर ही। दोस्तों क्या आपको पता है कि पूर्ण संख्या क्या है? अगर नहीं पता तो बहुत दुख की बात है। आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको पूर्ण संख्या पता होना चाहिए। नहीं है पता तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आगे मैं आपको बतला दूँ। और अगर पता है तो ये भी ज़रूर लिखिएगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार, हमेशा मैं बोलती हूँ वैन हिले से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि सीटेट में एक क्वेश्चन गणित के पेडागोजी में ही
वैन हिले से आता है, हर बार आता है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं आया है, कोई भी पेपर उठा ले जिसमें वैन हिले का एक क्वेश्चन नहीं आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप समझ जाइए एक क्वेश्चन से। सबसे पहला कि वैन हिले का सिद्धांत जो है वो किसके अनुसार है, ज्यामिति के अनुसार है, और इसका प्रथम पद क्या है, संपूर्ण चिंतन है, और क्यों है इसका आंसर आप दीजिए। तो दोस्तों अगर वैन हिले की बात हो रही हो, सबसे महत्वपूर्ण पद की बात हो रही हो और सबसे प्रथम पद की बात हो रही हो, तो हमेशा याद रखिए वैन हिले का सबसे प्रथम पद जो था वो था क्या, इसका जब आप लेवल पढ़ेंगे तो 0 लेवल पे जब रहता है, हर एक में आप देखे होंगे कि 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन वैन हिले के सिद्धांत में क्या हुआ है, 0 लेवल से सिद्धांत हुआ है, तो शुरू हुआ है। तो 0 लेवल पे जो रहता है जब बच्चा, तो क्या होता है उसमें विजुअलाइजेशन स्किल सबसे ज़्यादा रहती है, यानी दृश्यीकरण कौशल जो होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो अगर आप इतना भी जानते हैं कि 0 लेवल पे विजुअलाइजेशन स्किल रहता है ज़्यादा, दृश्यीकरण कौशल रहता है ज़्यादा, तो इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि प्रथम पद की बात हो रही है, संपूर्ण चिंतन की बात हो रही है, तो दृश्यीकरण कौशल की बात होगी। पहला ऑप्शन सही है कि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल विकसित करने के आधार है। आगे लिखा हुआ है कि बच्चे की ज्यामितीय आकृतियों के नामस्मरण करने में सहायता करती है। स्मरण की बात, याद की बात, रट्टा मारने की बात कहीं भी किसी ने भी नहीं की है। यह बच्चे को ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहती है। अंक प्राप्त करके बच्चे क्या करेंगे, यह 10 ग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चे की सहायता करती है। यह ज्यामिति से रिलेटेड है, ऐसे इसमें कोई बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। हमेशा याद रखें इस चीज़ को। अगर यहाँ से बस इतना भी याद हो सके तो हो सकता है आगे के एग्ज़ाम में, सीटेट के 2022 के एग्ज़ाम में इसी से आपका क्वेश्चन मिल जाए। हमेशा याद रखें वैन हिले ने ज्यामिति का सिद्धांत दिया था, और इसका पहला पद जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, दृश्यीकरण कौशल से जुड़ा हुआ है, विजुअलाइजेशन स्किल से जुड़ा हुआ है, जिसमें संपूर्ण चिंतन की बात की गई है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अध्यापिका ने अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। तो दोस्तों यह कौन सा क्वेश्चन है, क्या यह मुक्त उत्तर वाला ओपन एंडेड क्वेश्चन है, नियतकालिक प्रश्न है यानी क्लोज एंडेड प्रश्न जिसे कहते हैं, प्रासंगिक प्रश्न है, या फिर निबंधात्मक प्रश्न है। तो ना ही ये निबंधात्मक प्रश्न है, ना ही प्रासंगिक प्रश्न है। दोस्तों बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये ओपन एंडेड प्रश्न है या फिर क्लोज एंडेड प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या बात कर रही है अध्यापिका कह रही है कि 4 अंक वाली कोई संख्या बनानी है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन रहता तो ये रहता क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चन, लेकिन आगे ही ऐड कर रही है कि इसमें इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर यहाँ तक भी क्वेश्चन रहता कि इकाई अंक पर 5 का प्रयोग करना है, ये भी बस ऐड रहता, तो भी ये हो सकता था मुक्त उत्तर, क्योंकि इसके आगे बच्चे अपने मन से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो इसमें अध्यापिका एक और चीज़ क्या ऐड कर दे रही है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो दोस्तों 4 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 4 अंक की एक ही सबसे बड़ी संख्या होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि इससे बड़ी सबसे बड़ी कोई बड़ी संख्या रहती तो भी चलता, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो एक ही बनेगी। बच्चा का आंसर क्या होगा, एक ही आंसर आएगा। और जब कभी भी एक आंसर मिले, 1 वर्ड आंसर मिले, तो ये कैसा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसे कहते हैं नियतकालिक प्रश्न हिंदी में। और बंद उत्तर वाले प्रश्न भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न लिखा हुआ है, वैसे कई बार आपके सामने बंद उत्तर वाले प्रश्न भी दिख जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में हिंदी ना समझ में आए, हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसे इंग्लिश में भी देख लें। वहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे एग्जाम के टाइम में। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है कि दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है। तो अगर आप दशमलव संख्या को प्रस्तुत करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है क्या, ग्राफ पेपर।
अगर आपको नहीं पता तो आप हमेशा याद रखें कि ग्राफ पेपर जो होते हैं उसमें आप दशमलव संख्या को बड़े ही आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन समझने में बहुत ही इजी है। गणित से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन उचित है, यह आपको बताना है। सबसे पहला कथन देखिए क्या है कि गणितीय समस्याओं प्रश्नों का हल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में दी गई कलन विधि द्वारा करना चाहिए। निर्धारित पाठ्य पुस्तक में दी गई कलन विधि द्वारा करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें और भी जगह से लेनी चाहिए। हमें सिर्फ निर्धारित पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग पढ़े भी हैं, आप भी पढ़े होंगे कि क्या करना चाहिए। स्कूल की जो चार दीवारी रहती है, बच्चों का जो पाठ्य पुस्तक रहता है, इससे बाहर निकल के बच्चे के समाज से जुड़ी हुई चीज़ों का भी प्रयोग करना चाहिए कक्ष में। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है, गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणा के बारे में। दोस्तों मैं आपको कुछ देर पहले ही बताई हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप केवल देख ले तो हमेशा याद रखें केवल वाले क्वेश्चन बहुत ही कम चांस रहता है कि वो ऑप्शन पॉजिटिव रहे, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि गणित के प्रश्नों समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ही एक इसका सही आंसर है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। फिर देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे कि एक बस संख्या 405 स्थान ए से बी पर चलती है। यानी एक बस है जिसका क्या नंबर है, उस बस का नंबर क्या है, 405। जैसे आप एक व्यक्ति हैं, आपका नाम क्या है, राम, वैसे ही एक बस है, उस बस का नंबर कितना है, 405। ऊपर दिए गए कथन में से किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 405 जो बताया जा रहा है, ये किस प्रकार की संख्या को बताया जा रहा है। क्या यह प्रेक्षित संख्या है, क्रम सूचक संख्या है, गणन संख्या है, या फिर नामिक अंकित संख्या है। तो दोस्तों ये संख्या जो है 405 वो है क्या, नामिक या फिर अंकित संख्या, क्योंकि ये क्या है, ये इस बस का संख्या है, ये इस बस का नंबर है। यहाँ पे गणना की बात नहीं हो रही है, ना ही ये बस के क्रम की बात बताया जा रहा है। अगर ऐसा रहता कि 405वें स्थान पर जो बस अभी है, किसी जगह पे बहुत सारे बस है जिसमें से 405वें स्थान पर जो बस है वह ए से ए स्थान से लेके बी स्थान तक चलती है, तो होता वो क्या, क्रम सूचक। अगर बात होती कि 405 बस ए और बी के बीच चलती है तो वो होता गणन संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है, 405 नंबर वाली बस चलती है, तो ये क्या है, नामिक अंकित संख्या। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन नहीं बोलूँगी, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आए हैं। एक नंबर दे दिया गया है, जैसे एक क्वेश्चन था कि तीसरी मंजिल पर अगर कोई रह रहा है तो यहाँ पे ये 3 जो है वो क्या है, ये क्या दिखाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए, जैसे तीसरी मंजिल की बात की गई थी वैसे यहाँ पे बात किया गया है 405 नंबर वाले बस की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। और दोस्तों आप अगर ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई व्यक्ति तीसरी मंजिल पर रह रहा है, किसी व्यक्ति का अगर तीसरी मंजिल पर है किसी बिल्डिंग में, तो वहाँ पे तीसरी जो है, वहाँ पे 3 जो है वो क्या दर्शा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, देखिए अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि अशुद्धियाँ अधिगम का एक आवश्यक अंग है। यह क्यों, कभी भी इसे असत्य आप बिल्कुल ना समझिए। अगर गलती हो रही है, अगर मिस्टेक हो रहा है, तो ये अधिगम जो होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्यों, असत्य तो नहीं होगा, ये पहले ही इसको काट ले। सत्य है क्योंकि यह क्या कर रहा है, यह छात्र के यह दर्शाता है कि छात्र अधिगम नहीं कर रहे हैं। क्या आप बच्चे को बोलेंगे कि बच्चे अधिगम नहीं कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, बच्चे कभी गलत नहीं होते, बच्चे कभी भी कमज़ोर नहीं होते, बच्चे कभी भी पढ़ाई से नहीं भागते। ऐसा ऑप्शन आपको बिल्कुल भी कभी भी चूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कभी। ये आपको अपने ध्यान में हमेशा याद रखना है। तो वैसे भी बचा एक ही ऑप्शन, लेकिन समझ जाए कि ये ऑप्शन सही क्यों है।
क्योंकि दोस्तों सत्य है कि यह एक शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराता है कि वे अपनी अशुद्धियों का क्या करें, विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्ण ढंग से संबंधित करें। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है। गणित के अधिगम की बात हो रही है, इसमें उच्चतर उद्देश्य कौन सा है। तो दोस्तों इसमें सबसे उच्चतर उद्देश्य उन्हें रोजगार वाले वयस्क व्यक्ति बनाना नहीं है, ना ही गणित की समस्याओं को हल करने में बच्चे को प्रवीण बनाना है, ना ही बच्चों को प्रतिमान और संख्याओं के ज्ञान का विकास करना है। क्या है सबसे उच्चतर कौशल अकॉर्डिंग टू राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्या 2005? बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों, जिसे कहते हैं इनर रिसोर्सेज, उसका क्या करना है, विकास करना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और ये भी बताइएगा कमेंट में कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना आपको समझ में आया। कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति क्या कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। दोस्तों आज तक आप सभी सुनते होंगे कि लड़कियां नहीं समझ पाती, उनका दिमाग कमजोर रहता है, गणित में लड़के अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा गणित में अच्छी होती है। तो जेंडर की तो बात हो ही रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। लड़के और लड़की के बीच जैसे ही बात हो रही है, तुलना किया जा रहा है, यानी यहाँ पे किस चीज़ की तुलना की जा रही है, जेंडर की तुलना, लिंग की तुलना की जा रही है। तो इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे। यानी यह जो दावा कर रहा है, ये जो कह रहा है व्यक्ति कि लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती है लड़कों से, इसके लिए कौन से आंकड़े सहायक होंगे। समुदाय के अनेकानेक व्यक्तियों की राय लेना, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि हर एक व्यक्ति का राय अलग अलग होगा, उसका कोई एक बेस नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगला है कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करना। हमें तो अंक पे ही नहीं ध्यान देना, तो फिर हम अंक के आधार पे किसी को कंपेयर कैसे कर सकते हैं किसी के साथ, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव पर, या फिर जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन करके। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है कि गणित में और जेंडर के क्षेत्र में बहुत सारे शोध करना, फिर उसका अध्ययन करना, इस बात को दर्शा सकता है, इस आंकड़े में सहायक हो सकता है, इस आंकड़े को समझाने में, इस दावे को सही बताने में। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो यही खत्म होता है आज का ये वीडियो। अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन। तो शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, सीटेट की तैयारी करते रहें, बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। सीटेट 2022 के लिए 21 के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप इस 23 दिन का क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो बहुत हद तक आपका ये चांस है कि आप सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि अगर आप साथ में हर एक दिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि सिलेबस कुछ ही है, सिलेबस फिक्स्ड है सीटेट का, और क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इसी सिलेबस से आ रहा है। तो इतनी ही चीज़ से कितना क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए जुड़े रहे शिक्षा सिंधु के साथ, करते रहे सीटेट की तैयारी। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।